जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम प्राचीन इतिहास संबंधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप इतिहास संबंधी लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें आज जो टॉपिक हमारा है मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य से किस प्रकार के अलग अलग स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इवन स्टेट एग्जाम के अलावा भी और भी जो हिस्ट्री के पेपर यूजीसी नेट में हो या टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री हो, इन सभी विषयों में जहाँ भी आप कोई भी एग्ज़ाम हिस्ट्री से रिलेटेड अपीयर होने वाले हैं, तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो लगातार आप सीरीज़ को देख रहे होंगे। तो शुरुआत हमने किस तरीके से प्रागैतिहासिक से किया है और जो आज हमारा विषय है वो मौर्य काल संबंधी है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा। तो प्रथम जो भारतीय साम्राज्य वो स्थापित किया गया है किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो जो पहला भारतीय साम्राज्य वो स्थापित किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पहला भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वो भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। वे ऐसे पहले सम्राट थे जिसने बृहत्तर भारत पर अपना स्थान जो है कायम किया, शासन स्थापित किया और विस्तार भी इनका ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उनके साम्राज्य की सीमा जो है ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। तो सर्वप्रथम भारत को एक राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का कार्य भी किसके द्वारा है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, कुषाण, वर्धन। तो इसमें से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ये मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश इसमें जो है सबसे पुराना राजवंश है। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है और इसका समय भी 321 से 184 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश 275 से 550 ईस्वी और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर अपना शासन किया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो ग्रंथ कौन सा है? भास, शूद्रक, अश्वघोष। ये है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मुद्रा राक्षस के द्वारा। और मुद्रा राक्षस ने जो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी बताया गया है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? यूनानी लेखक जस्टिन है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने विलियम जोन्स जो है पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस। तो विलियम जोन्स एक पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान इसमें किसने की है? तो ये की है विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाले विलियम जोन्स थे। निम्न में से किसने सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो किसने सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ये है जस्टिन महोदय। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, राजा जनक के। तो यहाँ पे देखिए जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राजशासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य की बात करें तो अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम चणक रखा था, चाणक्य। ऋषि चणक जो थे वो अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखे थे। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद बंद में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से होती है। पुराणों में उसे द्विचर्षव यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है।
चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन कहते हैं कि चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो वापस से देखिए वही क्वेश्चन है कि विष्णुगुप्त उनका नाम है, चाणक्य का दूसरा नाम। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे है? तो पुस्तक का नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो देखेंगे तो वो किस विषय पर आधारित है? तो वो जो है राजनीति शास्त्र पर आधारित है। तो कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में जो रचित अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इनके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री हैं कौटिल्य चाणक्य द्वारा दिया गया। विदेश नीति के बारे में जो है सप्तांग सिद्धांत में बताया गया है कि कैसे जो है एक राज्य को संचालित करने के लिए राजा के साथ एक अमात्य जरूरी है, फिर जनपद होना चाहिए, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। तो ये 7 जरूरी तत्व हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र एक राज्य के संचालन के लिए। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो जो सप्तांग सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन है? तो राज्य का 7वां अंग मित्र होता है। सुहृदय यानी अच्छा हृदय वाला जो मित्र हो, सुहृदय ये भी है, मित्र का मतलब सुहृदय। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग है वो मित्र होना चाहिए। और सुहृदय यानी जो मित्र होता है ये राज्य का कान होता है। राज्य के मित्र, राजा का मित्र जो है शांति एवं युद्ध दोनों में ही उनकी सहायता करता है। इस संबंध में कौटिल्य कैसी मित्रता की बात करते हैं? मित्रता सहज यानी आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद। सहज मित्र जो होता है, जो सहज है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही रिलायबल है, आपके प्रति लॉयल है। तो जो सहज मित्र है वो कृत्रिम जो बनावटी वाला मित्र है उससे कहीं श्रेष्ठ होता है। और जिस राजा का मित्र लोभी है, कामी है, कायर है, उसका विनाश तय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र का द्वितीय ग्रंथ, इसकी तुलना मैकियावेली ने जो प्रिंस लिखा है, मैकियावेली के प्रिंस से जो है अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा रचित राजनीति शास्त्र पर आधारित पुस्तक है उसकी तुलना होती है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? डायमेकस जो है ये स्ट्रेबो के अनुसार जो है सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख हमें बुद्ध घोष की समंत पसादिका में मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पसादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावधान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी और जबकि जो दक्षिणी अवंती था जिसकी राजधानी थी महिष्मती। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का? पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल था वो किस चीज़ का बना था? वो लकड़ी का बना था। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप
बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल वनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेष्ठ पुनर् महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? तो ये है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग जो है ये प्राचीन स्थान था। तो ये बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान था ये पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये है चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो कुल मिला के जो है दक्षिण विजय जो है ये माना जाता है कि अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने दक्षिण विजय प्राप्त की थी। तो मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था। अब यहाँ पे देखिए जो मालवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। पश्चिम में अगर बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहली बार विजित किया गया। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण जो है वो किसने किया था? तो समस्त जो भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथ के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये कैसे पता चलता है कि उन्होंने इतना विजित किया? तो ये चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर ये कैसे पता चलता है? तो ये जो है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, देखिए कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत पर भी अधिकार था, ये है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनार्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा, यहाँ पे जो उनका प्रांतीय राज्यपाल था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त, इसके द्वारा सिंचाई के बाद के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो 150 ईस्वी के आसपास रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उसमें अनार्त, सौराष्ट्र, गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त, उसके द्वारा जो सिंचाई के बांध का निर्माण है उससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग भी मौर्य साम्राज्य में ही शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये प्रमाणित होता है कैसे? गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, ये कैसे प्रमाणित होता है? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो ये मानचित्र है और यहाँ पे मानचित्र दे दिया गया और मानचित्र से संबंधित जो है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। अब ये दिया है कि अशोक से उसके शासन के अंतिम काल समय को जो है
ये चित्र जो है उससे संबंधित है। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण, यानी असम को छोड़ दें और सुदूर दक्षिण को छोड़ दें तो संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के तहत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो कौन है वो जो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, रणजीत सिंह, अकबर, शिवाजी। तो वो व्यक्ति हैं अशोक। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर जो है राजधर्म की स्थापना करने वाले अशोक हैं। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन सभी कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था, एक ऐसे नैतिक नियम जिनके संप्रदाय विशेष से कोई संप्रदाय ही नहीं था, यानी कोई संबंध नहीं था संप्रदाय विशेष से, जो सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए घोषित था। उसमें सहिष्णुता, उदारता और करुणा एवं उसके त्रिविध आयाम थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। तो अभी देखा था कि अशोक के साम्राज्य में जो है सुदूर, आप कह सकते हो उधर असम और इधर सुदूर दक्षिण जो है ये सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे कलिंग भी था, बिहार भी था, अफगानिस्तान भी था, लेकिन श्रीलंका नहीं। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से क्लियर होता है कि भारत में अशोक का अधिकार जो है, अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इनका दूसरा शिलालेख ये बताता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सभी जगह था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अभी हमने देखा द्वितीय शिलालेख में जो है अशोक का अभिलेख देखें तो द्वितीय शिलालेख जो है अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख। तो एक शिला पत्थरों पे लेख है, एक स्तंभ खंभों पे है, एक गुहा लेख है। अब अशोक का जो द्वितीय बृहद शिलालेख है उसमें बताया गया चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख उसमें मिलता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग ये किसने निर्माण कराया था? तो अशोक ने। सम्राट अशोक, जो सम्राट अशोक थे वो युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुए जितना एक धर्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों से। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखते थे। इसी कारण उन्होंने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोक हित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय एवं औषधि बागों का भी निर्माण कराया। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी, यानी अशोक जो थे तो सम्राट अशोक ये जो थे बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़े थे। इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी? तीर्थ यात्रा, देवनाम प्रिय की उपाधि, मोक्ष में विश्वास, पशु चिकित्सालय खोले। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। उन्होंने देवनाम प्रिय जो है ये उपाधि धारण की। अशोक 272 ईस्वी पूर्व के लगभग जो है मगध के राज सिंहासन पर बैठते हैं। 269 ईस्वी पूर्व के लगभग उनका राज्याभिषेक होता है। तो उनके अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें जो नाम दिया गया है देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इसे उनकी हिंदू धर्म में आस्था जो है वो प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो जो बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, तो इसमें से ये पूछा गया है कि किस स्रोत में ये पता चलता है कि अशोक के राज्यकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी? महावंश, दिव्यावदान, दीपवंश और अशोक के अभिलेख, किनमें से ये जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे देखिए सिंघली अनुश्रुति है कि दीपवंश तथा महावंश। सिंघली अनुश्रुति, दीपवंश, महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता मुगल पुत्रतिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। तो सिंघली अनुश्रुति, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मुगल पुत्रतिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा
किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह है पाटलिपुत्र। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो निम्नलिखित मौर्य शासक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन? तो यहाँ पे देखिए ये 2 और 4 यानी अशोक और दशरथ। ये मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? तो अशोक भी थे, दशरथ भी थे। मौर्य शासक अशोक और उनका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। रज्जुक कौन होते थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो यहाँ पे जो रज्जुक होते थे, रज्जुक की बात करें तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। अशोक के अभिलेखों में जो रज्जुक शब्द है, रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप देते हैं और आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। तो रज्जुक कौन होते थे? एक अधिकारी। और ये जो है अपने चौथे स्तंभ में जो है बताते हैं कि उन्होंने रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट किया, यानी जो अशोक का एक तरीके से कह सकते हैं कि अशोक की विचारधारा थी, इसको प्रचारित प्रसारित करने का, देख रेख का काम, तो उन्होंने उस निष्ठा को रज्जुकों में प्रकट की। कहते हैं कि जिस प्रकार जैसे माता पिता जो योग्य धात्री के हाथ में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने जो ग्रामीण जनता है, तो ग्रामीण जनता के लिए जो है अशोक के द्वारा रज्जुकों की नियुक्ति ग्रामीण जनता के सुख के लिए की गई थी। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी, जैसे आज के जिलाधिकारी बहुत बड़ा पद है, वैसे उस समय रज्जुकों का पद होता था अशोक के काल में, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार था। सार्थवा किसे कहते हैं? एक टर्म आता है सार्थवा। सार्थवा किसे कहते हैं? सार्थवा जो व्यापारियों का काफिला होता था, मौर्य काल में जो व्यापारियों का काफिला होता था कारवां, उसको सार्थवा कहा जाता था। इसका उल्लेख कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया उसमें मिलता है। तो मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवां को सार्थवा कहते हैं। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो कौन सा ऐसा अधिकारी इसमें से जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? अग्रहारिक। अशोक के लेखों में इसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों ही पदाधिकारी युक्त, यानी एक जो है ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूलते थे। राजुक ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही काम करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी मिला। तो युक्त जो होता था ये जिले का अधिकारी, राजस्व वसूलता। राजुक पहले केवल राजस्व विभाग का था, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक भी दे दिया गया। और जो प्रादेशिक होता था या मंडल का प्रधान अधिकारी था, यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह प्रादेशिक काम करता था और इससे भी न्याय का जो है अधिकार था, न्याय भी इसे करना पड़ता था। और अशोक के लेखों में इनके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण में अगर जो तृतीय शिलालेख है, इन तीनों ही अधिकारी युक्तक, राजुक और प्रादेशिक का चर्चा जो है ये तीसरी शिलालेख में मिलता है देखने को। सारनाथ जो स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने, किसने किया था? कनिष्क ने। सारनाथ जो स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, सांची, भरहुत, सारनाथ। तो निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ इसमें से अगर बात करें तो सांची के स्तूप को। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से बात करें तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सही सी। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये जो सांची का स्तूप है किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा।
सांची का स्तूप वापस से किसने बनवाया था, तो ये कई बार एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो सांची का स्तूप है, ये एमपी में ज़्यादा आया हुआ है क्योंकि ये अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया है। और इससे पहले जो था सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो ये भी है अशोक के द्वारा ही बनवाया गया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो सांची है, सांची का प्राचीन नाम, तो अभी जस्ट हमने सांची का स्तूप देखा अशोक के द्वारा। अभी ये क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल सांची है, सांची का प्राचीन नाम क्या था, तो सांची को काकड़म कहते थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण हुआ है, इस कारण इसे महावंश में चेतीय स्तूपों का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम क्या मिलता है, काकड़म, काकनाड़ बिहार, महाबिहार। यहाँ पर कुल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामंत्रों के अवशेष है। स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र तथा मुदगालायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इसे अर्धवृत्ताकार स्मारकों प्रस्तर से आच्छादित किया गया। सूची ए को 2 से सुमेलित करना। यहाँ पे स्थान और स्मारक के नाम दिए हैं, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। और उसके समक्ष स्मारक है भग्नावशेष, धमेक स्तूप, घोषिता राम मठ, राणा भर स्तूप, सहेत महत। तो यहाँ पे देखिए कौन किससे संबंधित है। एक तरफ स्थान है, स्थान के सामने जो है स्मारक का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी जो है घोषिता राम मठ, तो घोषिता राम मठ कहाँ है, कौशाम्बी में। कुशीनगर में राणा भर स्तूप है। सारनाथ धमेक स्तूप है वहाँ पे। और जो श्रावस्ती में है सहेत महत। कौशाम्बी में घोषिता राम मठ, कुशीनगर में राणा भर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में सहेत महत स्तूप। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। तो तीर्थ यात्रा के समय जो है सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर से वो जो मार्ग का अनुसरण करके यात्रा के लिए निकले थे, वो मार्ग था गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर। तो इसमें से पूछा गया वो कौन सा मार्ग था, बताना है। लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो क्रमशः इसको जो है क्रम से लगाना है। तो अभिलेखीय साक्ष्य ऐसा कहते हैं कि बौद्ध धर्म जब ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी, मतलब वो शिकार वगैरह करना बंद कर दिए, विहार यात्रा रोक दी जब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए। और उनके स्थान पर उन्होंने फिर धर्म की यात्रा शुरू की। और वो महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थान में राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद, यानी जब उनका राजाभिषेक हुआ था उसके 10 साल बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुम्मनदेई। तो 10 साल बाद तो राजाभिषेक के निकले और फिर 8वां शिलालेख जो है संबोधि बोध गया और 20 साल बाद रुम्मनदेई अभिलेख रुम्मनदेई गए, उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में लिखा है, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पे उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्रा का क्रम जो रहा है, पहले वो लुम्बिनी जाते हैं, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, फिर बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेख जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें प्रयुक्त कौन सी भाषा है, तो उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। जो पहला शिलालेख है, इनका शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 अलग अलग स्थानों से मिलता है। यह स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, चौगढ़, एर्रागुड़ी तथा सोपारा। तो कुल 3 वर्गों में इनका शिलालेख या स्तंभ लेख, गुहालेख सब विभाजित है। और जो शिलालेख है वो 14 अलग अलग स्थानों से 8 बताया गया कि 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है ये शिलालेख, और जो 8 अलग अलग स्थानों से मिला, जिसमें शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, धौली, चौगढ़, एर्रागुड़ी, सोपारा आता है। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में मिलते हैं, तो प्राकृत में, और ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो इनका शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा है उसकी लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। तो शाहबाजगढ़ी ज़्यादातर में प्राकृत या ब्राह्मी लिपि, लेकिन 2 ऐसे हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख
सरेकूना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया। तो एक शहबाजगढ़ी मानसेहरा से ब्राह्मी नावकर खरोष्टी है। इसके बाद तक्षशिला से अरेमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकूना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से लंघमान से अरेमाइक लिपि में ये प्राप्त हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो अभी हमने देखा मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, दो ऐसे हैं जो खरोष्टी में हैं। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर जो लिखे गए शिलालेख, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो है वो किस भाषा में थे? तो पत्थर पर जो लिखे गए तो प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसन थे। उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसको सबसे पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसन थे। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य से संबंधित हमने कुल 50 प्रश्न यहाँ पे किए। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही यूजफुल लग रहा होगा, प्रीवियस ईयर का आइडिया हो रहा होगा किस प्रकार के प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सभी स्टेट एग्जामों में। और विश्वास मानिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय रहने वाली है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।